आज की सुबह निश्चित अच्छी नहीं रही होगी। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत के उसके साथ संबंध कैसे होंगे, कि उन पे लोग चढ़ के उन्हें तोड़ देंगे, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। और वर्तमान में बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ और चाइना और पाकिस्तान को ये धुआं इन सारे एक्शंस में दिखा। जय हिंद दोस्तों। आज की सुबह निश्चित उन करोड़ों बांग्लादेशियों के लिए अच्छी नहीं रही होगी जो कहीं ना कहीं शेख हसीना की तरफ अपना रुझान रखते हैं या फिर उसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए मुजीबुर रहमान जब लड़े होंगे तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी बेटी को देश छोड़ के जाना होगा और उनके द्वारा या उनको जो पिता का दर्जा मिला है, उनकी जो स्टेच्यूज लगी है, उन पे लोग चढ़ के उन्हें तोड़ देंगे, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। नहीं, बांग्लादेश के उन हिंदुओं ने सोचा होगा कि एक सुबह ऐसी आएगी कि लगभग पूरा की पूरा आवाम उनके खिलाफ हो गया होगा। बट अभी वर्तमान की बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इन सभी चीजों को परिचय करती है। और वर्तमान में बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ और वहां फिर से आर्मी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन का आदेश जो है वो दे दिया है। शेख हसीना का जो एक 15 साल का लंबा करियर रहा उसमें कई सारे ऐसे कारण रहे या कारक रहे जिस कारण से ऐसी सिचुएशन आज बांग्लादेश में आ पहुंची कि 15 साल की प्राइम मिनिस्टर को 45 मिनट का समय मिला कि वो बांग्लादेश छोड़ के चले जाए और अभी वर्तमान में वो भारत में शरण लिए बैठे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत के उसके साथ संबंध कैसे होंगे, क्योंकि वर्तमान में शेख हसीना ने चीन को आंखें दिखाते हुए 2 या 3 डील्स ऐसी है, जैसे पोर्ट वाली डील हो या फिर और भी कई चीजों में भारत को फेवर किया था। सो कई सारे एनालिटिक्स ये कहते हैं कि आने वाले संबंध में ये जो समय है ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, ये इस रीजन में भारत के लिए भी क्रूशियल है। और भारत को अगर देखा जाए तो भारत की अगर चारों तरफ नजर घुमाई जाए तो भारत इन्हीं चीजों को देख रहा है। उसका हर पड़ोसी जल रहा है। जल जो है बांग्लादेश अभी रहा है, तो इससे पहले म्यांमार जला, उससे पहले श्रीलंका, उससे पहले मालदीव्स और उससे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हर जगह हमने तख्ता पलट देखा है। तो कई बार जब पड़ोस में आग लगी हो तो उस आग से आप कितना बच पाते हैं इसकी ज्यादा संभावनाएं नहीं होती। तो भारत को भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आने वाले समय में जिस तरह की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे अगर किसी को कारक माना गया तो वो ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और जो चाइना है उसका हाथ माना गया, क्योंकि शेख हसीना लगभग लगातार भारत को फेवर कर रही थी इंस्टीड ऑफ चाइना। तो हो सकता है ये एजेंसीज इसी दायरे में भारत को भी आने वाले समय में टारगेट कर ले। ये सब क्यों हुआ, इसके क्या कारक थे, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ क्या वो स्पॉन्टेनियस था, क्या वो सिर्फ एक कोटा या रिजर्वेशन के खिलाफ हो रहा एजिटेशन था, या ये पूरा के पूरा एक बीज था जो शेख हसीना ने खुद के लिए बोया था। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ उसके एमिड में रिजाइन कर दिया और वहां पर वहां के जो अभी आर्मी जनरल है, ठीक है, जिनका नाम है वकर उर जमान, उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो है अनाउंसमेंट किया है। वकर उर जमान वहां पे आर्मी जनरल के रूप में काम करता है। रिसेंट टाइम में बांग्लादेश में शेख हसीना को एज अ डिक्टेटर अनाउंस कर दिया गया था और वही एक कारण रहा। अगर ओवरऑल कारक को देखा जाए कि क्या क्या मेन कारण रहे हैं तो उन सबसे बड़ा कारण आता है सप्रेशन ऑफ दोज हु एक्सप्रेस डिसेंट। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहा था बांग्लादेश में जो शेख हसीना के खिलाफ बोल रहा था या उस सरकार के खिलाफ नाखुशी जारी कर रहा था। बांग्लादेश में शेख हसीना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डिक्टेटर का रूप ले चुकी थी और उसका एक रीजन हमने देखा कि उन्होंने जो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको जेल में डालकर जो इलेक्शन में, ऐसे तो इलेक्शन में वो फेयर जीत कराई, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, पर रियलिटी ये है कि उन्होंने सभी जो भी लीडर्स थे अपोजिशन के उन सबको जेल में डालकर ये जो चुनाव है ये करवाया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो थे उनको कंप्लीटली खत्म कर दिया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो था वो बांग्लादेश में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना बढ़ गया कि हर जगह में ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो देख रहे थे। जो रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट हुआ वो एक ताबूत में आखिरी कील का काम किया, ठीक है, जो शेख हसीना के जो कफन है उसमें आ गई और मीडिया सेंसरशिप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके बांग्लादेश में बन गया। मीन्स कहते हैं कि आग वहीं लगाई जा सकती है जहां हल्का सा धुआं दिखे, और चाइना और पाकिस्तान को ये धुआं इन सारे एक्शंस में दिखा जो शेख हसीना अपने एक लंबे टेन्योर में ले रही थी, जहां उन्हें खुद को ये फील होने लगा कि अब उनको हटाने वाला बांग्लादेश में कोई भी नहीं बचा।
बांग्लादेश के अगर इतिहास के बारे में चर्चा की जाए तो बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, भारत का एक अभिन्न अंग था। ठीक है, जब भारत 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे ही 1971 में, ठीक है, एक वॉर के तहत जिसमें भारत भी इन्वॉल्व था, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया और उसके हीरो थे शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता है। नहीं, ये उस समय वहां के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने। 1975 में उन्होंने एक सिंगल पार्टी रूल वहां पे लागू किया और वो एक प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे अलाउ हो गए। पर ये जो सिंगल पार्टी रूल का कॉन्सेप्ट था, ये बांग्लादेश को पसंद नहीं आया और 1975 में उनको असैसिनेट कर दिया गया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के द्वारा, जिसमें उनकी माँ और उनके जो 3 बेटे थे वो भी मारे गए। बचने वाले में इनकी सिर्फ 2 बेटियां जो है वो बची, जिसमें बड़ी बेटी थी जिसका नाम था शेख हसीना। 1975 के बाद में वहां के जो आर्मी जनरल थे, ठीक है, वो उनकी मदद से कांडोकर मुश्ताक अहमद वहां के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। पर ये भी लंबे समय तक नहीं रह पाए और इनको भी असैसिनेशन के बाद में वहां के जनरल जियाउर रहमान जो है उन्होंने पावर को अपना लिया और उन्होंने एक अपना रूल 1975 में आर्मी रूल के तहत क्या किया, स्टार्ट किया। 1981 से 83 में सीरीज ऑफ क्या हुआ, एक इंसिडेंट्स हुए, असैसिनेशन हुए, जिसमें मिस जकीर उर रहमान को भी मार दिया गया और वहां की पूरी स्थिति जो है वो खराब हो गई। अंततः वहां के जो आर्मी चीफ थे, जिनका नाम था इरशद, जिनको पूरा कहा मोहम्मद इरशद के नाम से जाना जाता था, वो खुद के सुप्रीम हेड बने 1983 में। 1983 से 1990 तक बांग्लादेश ने आर्मी रूल जो है वो आर्मी रूल देखा। 1919 में वहां पे एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, इशरत को रिजाइन करना पड़ा, उनको बाद में जेल डाल दिया गया करप्शन केस में। 1919 में पहली बार वहां पे फेयर इलेक्शन जो है वो हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो क्लियर मेजोरिटी के साथ जीती और खलीदा जिया जो अभी जेल में थी, जिन्हें रिलीज का ऑर्डर दिया गया है, वो जो जनरल जियाउर रहमान की विडो थी, वो बांग्लादेश की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर के रूप में शासित हुई। 1991 के बाद 96 में अगेन इलेक्शन हुए, जिसमें हसीना की अवामी लीग जो है उन्होंने हसीना की जो अवामी लीग था उन्होंने बांग्लादेश का जो नेशनलिस्ट पार्टी था उसको डिफीट कर दिया और वो वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी। 96 से 2001 तक यही चीज चली। 2001 में फिर से बीएनपी जो है वो पावर में आई और जिया जो है वो फिर से वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी और 2006 तक वहां की प्राइम मिनिस्टर रही। 2006-7 वाला जो समय था, जब दोनों में वहां के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था रजाउद्दीन अहमद, उन्होंने एक स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और जिया उमिदा और शेख हसीना दोनों को जेल में डाल दिया। 2008 में इलेक्शन हुए, ठीक है, दोनों को रिलीज किया गया और उसके बाद फिर से 2008 में शेख हसीना जो है वो पावर में आई और उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मेशन कर दिया। 2008 से लेके 2024 तक का जो समय रहा वो शेख हसीना का रूल रहा। इस बीच में शेख हसीना ने वहां की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको खत्म किया और अपना जो सप्रेशन है वो डाल दिया। बांग्लादेश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई चीजों में आगे गए। आज अगर वर्ल्ड इंडेक्सेस में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत से कई चीजों में आगे है, बट स्टिल बांग्लादेश की जो स्थिति वो बड़ी खराब है और वो इशू है वहां के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का समाप्ति। शेख हसीना ने जो भी बीज बोया वो उसके खिलाफ आके खड़ा हो गया और बांग्लादेश में आखिरी में आके शेख हसीना को वह देश जो है वो छोड़ के जाना पड़ा। सवाल आता है कि शेख हसीना के जाने के बाद अब भारत पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो भारत के उसके साथ रिश्ते हैं उसका क्या होगा। भारत जनरली एक न्यूट्रल वे जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे पॉलिटिशियन का मानना है कि हमें शेख हसीना को इंडिया में असलम नहीं देना चाहिए, वरना होगा वही जैसे दलाई लामा के केस में हुआ था। 1961 में जब भारत ने दलाई लामा को असलम दिया था तो 1962 में हमें चाइना के साथ में एक वॉर जो है उस वॉर में जाना पड़ा था और वही जो दलाई लामा के साथ हुआ उसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अभी भी एनालिस्ट का मानना है कि हमें शेख हसीना को असलम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब शेख हसीना तो पावर में आने से रही तो जो दूसरी पावर आए उससे भारत के संबंध जो है वो अच्छे बने रहे। बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी मालदीव्स या श्रीलंका की तरह चाइना की तरफ जा बैठा तो भारत को आने वाले टाइम पीरियड पे ये जो रीजनल बैलेंस है उस रीजनल बैलेंस बनाने में काफी दिक्कत आने वाली है।
वर्तमान समय में भारत सरकार इस मुद्दे पर काफी क्लोजली एनालिसिस कर रही है और देखते हैं आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ की सिचुएशन जो है वो क्या हो, क्योंकि बांग्लादेश का, भारत का एक कंसर्न बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी है, जिनको लेकर लगातार हम इंसिडेंट्स जो वो देखते हैं जहां हिंदुओं के खिलाफ शोषण जो है वो हो रहा है।